देखिए पाठ का नाम समझते हैं पहले। द्विपद प्रमेय। द्विपद मतलब दो पदों की बात हो रही है। जैसे द्विपद हुआ a प्लस बी, सबसे आसान। ठीक, अभी प्रमेय क्या है? प्रमेय है a प्लस बी की घात क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। a प्लस बी की घात 1 हो सकती है। a प्लस बी की घात 2 हो सकती है। a प्लस बी की घात 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और ऐसे करते करते a प्लस बी की घात n भी हो सकती है। ठीक, तो द्विपद प्रमेय जो है वो a प्लस बी की घात n का मान निकाल के देती है, क्योंकि हमने जो घात पढ़ी है वो घात 3 तक पढ़ी है अभी तक। घात 3 के तक ही हम फार्मूले कहते थे उनको, लेकिन अगर घात 4 आ जाए, घात 20 आ जाए, घात 50 आ जाए, तब हम उसका मान कैसे निकालेंगे? इस समस्या का समाधान किया द्विपद प्रमेय ने, यानी दो पदों के योग की कोई भी घात का मान हम निकाल सकते हैं। अब इसका क्रमचय संचय से क्या संबंध है अभी आपको समझ में आ जाएगा। a प्लस बी की घात 0 कितना होता है? 0। a प्लस बी की घात 1 कितना होता है? a प्लस 2। ये कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कितना होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना। 4 कितना होता है? यहाँ थोड़ी सी परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। चलो, तो हम एक विचार करते हैं। वैसे ये पास्कल बता चुका है जो मैं ये बता रहा हूँ। a प्लस बी की घात 0, तो गुणांक कितना है यहाँ पर? 0। यहाँ गुणांक कितना है? a प्लस बी की घात 0 0 थोड़ी होगा। a प्लस बी की घात 0 कितना होगा? 1 होगा। तो गुणांक कितना आ रहा है? 1 आया। a प्लस बी की घात 1 कितना हुआ? अब गुणांक कितना है इसका? 1 खाली गुणांक लिखो। a प्लस बी की घात 2 में गुणांक कितना आ रहा है? 1 2 1 2 1, और घात 3 में कितना आया? 1 3 3। ऐसे क्यों बना रहा हूँ मैं? आप ये देखिए, 1 और 1 का योग कितना है? इन दोनों का योग कितना है? तो इसकी ये भुजा पे मैंने ये लिखा, और ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया ये इनका योग दे रहा है। अगर यहाँ बनाया ट्रायंगल तो 1 और 2 का योग कितना है? यहाँ 1 और 2 का योग कितना है? ठीक, ऐसे ही अगर हम यहाँ पास्कल ट्रायंगल बनाए हैं, तो यहाँ तो 1 आएगा ही आएगा। यहाँ कितना आना चाहिए? 3 और 1 4। यहाँ बनाया तो कितना आना चाहिए? 6। यहाँ बनाया तो कितना आना चाहिए? और ये 1 आपका। ठीक है, ये कब है? घातांक कितनी है उस केस में? जब ये गुणांक 1 है, घातांक 0, तो ये गुणांक है। ठीक, जब घातांक कितना है? घातांक 1, तो गुणांक कितना आया? 1 और 1 1 और ये गुणांक। फिर घातांक कितना हुआ? 2 हुआ, तो गुणांक कितना आया? 1 2 1। इनके बीच में जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाकर उसकी नोक, मतलब इन दोनों को जोड़कर ये आ रहा है, इन दोनों को जोड़कर ये आ रहा है। एक इधर ही लिखते चले। अब फिर से अगर यही नियम लगाया तो 1 यहाँ लिखे, और 4 और 5 1 2 4 और 1 जोड़ो, कितना हुआ? 5। ये इन दोनों का योग कितना आएगा? इन दोनों का योग कितना आएगा? 10। इनका योग कितना आएगा? 5। ये 1 इधर आ गया। फिर बनाओ एक, यहाँ 1 लिखो। इनका योग 6, इनका योग 15, इनका योग 20, इनका योग 15, इनका योग। ये घातांक 1 0 के लिए था, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, और ये घातांक 6 के लिए। समझो, अगर ऐसे a प्लस बी की घात 4 निकाले तो ये घातांक 1 के लिए है, ये घातांक 2 के लिए है, ये घातांक, यहाँ घातांक, ये घातांक कितने के लिए? 3 के लिए, ये घातांक 4। तो अगर ये घातांक 4 के लिए है तो इसका गुणांक कितना आना चाहिए? 4 6 4 है, कितना आना चाहिए? 1। ठीक है, प्लस कितना आना चाहिए? 4। ठीक है, और 1 की घात 3, दोनों का योग 4 आया। देखो यहाँ दोनों का योग 3 आ रहा, दोनों का योग 3। हर पद की घात उतनी ही है जितना घातांक, हर पद की घात उतनी है। 1 और 1 घात कितनी हो रही? 2। घात उतनी है जितना घातांक। यहाँ इस पद की घात 1 1 है, घातांक है। अब यहाँ पर जो अब मैं लिखूंगा 4 1 की घात 3, तो गुणा में कितना आना चाहिए? 3। फिर प्लस बीच में कितना आ रहा है? 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। एक घात कम करते जाओ। 1 की पहले कितनी थी? 4, फिर कितनी रह गई? 3, अब कितनी रह गई? 2, अब कितनी रहनी चाहिए?
1 तो घातांक इसका गुणांक कितना आएगा 4 a b क्यूब प्लस अब कितनी होनी चाहिए घात a की 0 कितना होगा b की घात 4 इसका गुणांक कितना होगा 1। ऐसे आप a प्लस b की घात 5 बताओ कितना होगा घात 5 कितना होगा यहाँ से शुरू करो b की घात 5 सॉरी a की घात 5 a की घात 1 कम करो 4 गुणांक कितना आएगा गुणांक 5 आएगा a की घात 4 यहाँ गुणा में b आएगा प्लस दूसरा गुणांक कितना 10 a की घात कितनी 3 b स्क्वायर प्लस 10 a की घात 2 b क्यूब प्लस 5 a की घात 1 b की घात 4 प्लस b की घात। ऐसे ही करके अगर पास्कल ट्रायंगल हम बनाते चले जाएं तो हम दुनिया की मतलब जितनी भी घात हो सकती है उस घात को हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्या हर बार हम घात 6 निकाल घात 8 निकालनी है तो हम क्या 6 तक पास्कल ट्रायंगल बनाएंगे। ये पास्कल ट्रायंगल इसमें फिर क्या किया गया इस पास्कल ट्रायंगल को थोड़ा बदल दिया गया। ठीक कैसे बदला देखो ये जो एक गुणांक था इसे कहा NC0 क्योंकि NC0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है आप इसको समझो a प्लस b की घात n अगर निकालेंगे तो इसका मान आता है या देखो सिग्मा r इक्वल टू 0 से n NCr a की घात n माइनस r b की घात। अगर हम ये व्यवस्था लगाएं तो इससे जो पैटर्न को पकड़ा गया उस पैटर्न को पकड़ के ये व्यवस्था निकल कर आई। इस सिग्मा में r का मान कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से कहाँ तक जा रहा है n तक। ये जो पद है जनरल पद कहलाता है इसको रख लीजिए क्या है जितनी भी घात है NCr r एक इंडिविजुअल नंबर है वो 0 से शुरू होगा कहाँ तक जाएगा n तक। ठीक NCr a की पहले वाले की घात इन दोनों का अंतर और दूसरे वाले की घात जो है वो जो r होगा वो ही आ जाएगा। ठीक अगर मैं यही प्रक्रिया लगाऊं a प्लस b की घात 3 पर a प्लस b की घात 3 का अगर मैं प्रसार देखूं तो यही तुमको जाना चाहिए r बराबर 0 से कहाँ तक n तक। n कितना है 3 c r क्योंकि r तो एक नंबर है इंडिविजुअल नंबर पहले वाले की घात 3 माइनस r और दूसरे वाले की घात r। इस सिग्मा का मतलब होता है योग। अब r का मान आप 0 शुरू करो पहले r का मान 0 लगाओ इसमें कितना हुआ 3c0 a की घात 3 माइनस 0 b की घात 0 प्लस अब 1 लगाओ 3c1 a की घात 3 माइनस 1 b की घात 1 3c2 a की घात 3 माइनस 2 b की घात 2 और 3c3 a की घात 3 माइनस 3 b की घात 3। ये क्लियर हो गया। तो आप देखेंगे 3c0 कितना होता है 1 b की घात 0 कितना होता है 1 और ये a की घात कितना बचा 3 3c1 कितना होता है 3 और ये कितना हुआ a की घात 2 b प्लस 3c2 कितना होता है 3c1 3c2 का मतलब 3c 3 माइनस 2 3c1 और 3c1 का मान कितना है 3 3c1 3 होगा ना 3c0 का मान a b स्क्वायर प्लस 3c3 कितना होगा 3c3 माइनस 3 यानी 3c0 यानी कितना 1 तो a की घात 0 इंटू b की घात 3। तो आपके पास a प्लस b की घात 3 कितना निकल कर आया a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर b a b स्क्वायर प्लस b सही निकल गया फॉर्मूला। अब आप चाहें n की घात 10 डालो n की घात 20 डालो आपके पास ये जो व्यवस्था निकल कर आई है इसे कहते हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय क्या है वो है a प्लस b की घात n का प्रसार क्या होता है वो होता है a प्लस b की घात n बराबर nc 0 से शुरू करो nc 0 a की घात n माइनस 0 b की घात 0 nc1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1 nc2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2 nc3
ए की घात n माइनस 3 बी की घात 3 चलता रहेगा। अब बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये पहला पद है, आर कितना है यहाँ पर? 0। दूसरे पद में आर कितना है? या मैं छोड़ो, ऐसे भी नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ पहले पद में NC 0 निकाल रहे हैं, दूसरे पद में NC 1 निकाल रहे हैं, तीसरे में NC तीसरे, चौथे में NC 3। तो आर में पद में क्या निकालेंगे? NC R माइनस 2। आर में पद में एक कम निकलेगा, और आर में की जगह अगर मैं R प्लस 1वां पद निकालूं तो क्या आएगा? NC R ए की घात n माइनस आर बी की घात r, और nवां पद क्या आएगा आखिरी वाला? NC n ए की घात n माइनस n बी की घात। ये पूरा प्रसार है। अब इतना बड़ा बार बार थोड़ी लिखेंगे। अगर हम ध्यान से देखें, a प्लस बी की घात n के प्रसार में r प्लस 1वां पद जो आ रहा है वो r प्लस 1वां पद आ रहा है NCR ए की घात n माइनस आर बी की घात। ठीक है, तो इसका मतलब a प्लस बी की घात n को हम लिख सकते हैं सिग्मा r बराबर 0 से n NCR ए की घात n माइनस आर बी की घात r, कहने का मतलब हुआ सिग्मा TR। तो ये TR प्लस 1 क्या है? ये है R प्लस 1वां। इसी को हम कहते हैं सामान्य पद। क्या कहते हैं इसको? या जनरल। कोर्स में इस साल हट गया है, पहले पिछले साल हुआ करता था कि किसी भी द्विपद प्रमेय का सामान्य पद निकाल, तो हमेशा कौन सा पद निकालते थे? R प्लस 1। अब आपको कुछ याद नहीं रखना, इतना बोल तो बताया। अब आपको केवल ये याद रखना, ये है द्विपद प्रमेय, बात खत्म। कोई भी द्विपद है उस पर कोई भी घात लगी है, उसको प्रसार करने का तरीका है सिग्मा r बराबर 0 से n NCR, पहले वाले की घात n माइनस आर और दूसरे वाले की घात r, और r का मान 0 से शुरू करना है और जहाँ तक n है वहाँ तक पहुँचते जाना है और प्लस प्लस लगाते जाना। आपके पास किसी भी द्विपद का प्रसार निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? आपके कोर्स में ये सब खत्म कर दिया गया, वरना बहुत ही वाइड चैप्टर है। अगर इसको आप पढ़ने बैठोगे ढंग से तो पता लगा 20-25 दिन यही चैप्टर चलता रहेगा। हम इसे 2 पीरियड में खत्म कर देंगे क्योंकि हमारा सिलेबस ही इतना है। ठीक है, तो सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये सब किताब में लिखा हुआ है, बाकी वीडियोस देख लेंगे। एक चीज मैंने इसमें बता दें छोड़ दिए, तो भी बताएंगे। कुछ मान फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इनके बिना काम चलेगा नहीं। आप लोग तो भूल जाते हो बार बार हमारे बताने के बाद भी, लेकिन अब फिर याद दिला देते हैं। पहले भी बताया था NC0 का मान 1 होता है, NC1 का मान n होता है, NC2 का मान n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, NC3 का मान n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 होता है, NC4 का मान n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, और NCR का मान छोड़ो बहुत ज़्यादा इतने। ठीक, अब सवालों को देखो। अच्छा, थोड़ा पास्कल ट्रायंगल पे एक बार और विचार करेंगे। यही था ना? यही था, ठीक। और ये पास्कल ट्रायंगल जो बना था, यहाँ पे n का मान कितना था? 0। यहाँ गुणांक लिखते हुए n का मान 1, यहाँ n का मान 2, n का मान 3 और यहाँ n का मान 4। इस पास्कल ट्रायंगल को अगर हम कन्वर्ट करें और ध्यान से देखें तो n का मान हुआ था 0, ठीक। तो वो तो 0 से 0, लेकिन 0 से 0 होता नहीं है ना? तो इसे अभी छोड़ के चलते हैं। यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा? n का मान 1 है, ठीक। तो 1 होने पे कितना हुआ ये?
इसको लिख सकते हैं हम 1C1, इसे लिख सकते हैं 1C1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इनका मान 2 था तो ये कितना हुआ 2C0 0, इसे लिख सकते हैं 2C1 और इसे लिख सकते हैं 2C, ये इनका मान 3 था 3C3 3C2 3C2 3C2, हाँ ये 2 हुआ, ये 3C3 क्यों नहीं आया, हाँ 3C2 लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना आ जाएगा 3C, ये इनका मान 4 हुआ तो कितना हुआ 4C1, ये हुआ 4C2, ये कितना हुआ 4C3 और 4C2, ये हुआ और 4C3 जो हो रहा है ये कितना होगा 4C1 4C2 4C, देखना 6 कितना निकलेगा, 4C2 कितना आएगा 4 × 3/2 6 आएगा, ये हुआ 4C2 और ये 4 कितना हुआ 4C1, ये कितना हुआ 4C1 और ये कितना हुआ 4C4। तो आप इसे ना 0 शुरू करेंगे, ये 0 1 2 और ये आ जाएगा, अब आपका क्रम बिल्कुल ठीक है, इसको 0 शुरू 0 1 2, ये 0 1, ठीक है, और ये 1 से 0 1, इसको हम छोड़ के चलते हैं। ऐसे अगला अगर हम क्रम देखें n बराबर 5 पर कितना आया था 1, यहाँ कितना आया था 5, यहाँ कितना आया था 10, यहाँ कितना आया था 10, यहाँ कितना आया था 5 और यहाँ कितना आया था 1, इस एक को लिखेंगे 5C0, इसे लिखेंगे 5C2, ये 5C3, ये 5C4, ये 5C5 और ये 5C6, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ गड़बड़ हो गई, ये हुआ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये, ऐसे ही उससे अगला वाला आएगा, इसी को उठाकर द्विपद प्रमेय बनाएगा। आप देखो a + b की घात 0 तो 1 आ गया, 0 में तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर a + b की घात 1 होगा तो इसे अगर हम यहाँ से उठाएं तो इसको ऐसे तो लिखेंगे 1C0 × a + 1C1 × b, अगर गुणांक उठा लें हम a और b। यहाँ से देखो a + b की घात 2 अगर उठाएंगे तो कहाँ से शुरू होगा 2C0 a की घात 2, ठीक है, b का कोई स्कोप है ही नहीं लिखने का, 2C1 तो a की घात 1 कम करो 2 थी ना, अब 1 हो गई, गुणा में कौन आएगा b की घात 1 + 2C2 a की घात 2 कम करो तो क्या बचा खाली b की घात 2, a की घात कितना हुआ 0। ऐसे ही a + b की घात 3 अगर निकालेंगे तो क्या होगा 3C0 a की घात 3, 3C1 a की घात 2 b की घात 1, 3C2 a की घात 1 b की घात 2 और 3C3 a की घात 0 b की घात। ऐसे ही a + b की पावर 4 अगर निकालें हम पास्कल ट्रायंगल से कितना आ जाएगा 4C0 a to the power 4, 4C1 a to the power 3b, 4C2 a to the power 2 b to the power 2, 4C3 a b to the power 3 और 4C4 b to the power 4, ऐसे 5 का निकल आएगा। इसी को जब अध्ययन किया गया तो व्यक्ति उसने पैटर्न को ऑब्जर्व किया और पैटर्न ऑब्जर्व करके फिर ये वाली व्यवस्था चल क्या रहा है NC0, देखो हर किसी में n की अगर इसे n कहते हैं NC0, फिर a की घात n - 0, a की घात 2 - 0, b की घात 0 आ रहा है, और फिर NC1 आएगा, ये आएगा 2C1, a की घात 1 - 1 एक कम हुआ। ऐसे अगर इसको मैं r मान लूँ, ठीक है, मतलब इसको हम rवां पद अगर निकालें, r + 1वां पद इसका निकालें तो r + 1वां पद इसका ये निकल कर आएगा। इसी पैटर्न को अगर हम ढंग से ऑब्जर्व करें, ठीक है, आप यहाँ से सीधे जब इसको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे ये सब चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से सिमेट्री में मिलती चली जाती है। पहले ये पास्कल ट्रायंगल आया, पास्कल ट्रायंगल को उसने ये NC0 NC1 में उसने कन्वर्ट किया, ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद उसने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया,
उससे फिर उसने एक, जैसे हमने ये निकाला है घात 4, ऐसे घात 5 निकलेगा। ऐसे ही निकालते निकालते कौन निकलेगा, a प्लस बी की घात n निकलेगा। उसका पैटर्न क्या आएगा, nc 0 a की घात n b की घात 0, ये तो आएगा। उससे अगला क्या आएगा, देखो अगला क्या हो रहा है, nc 1 तो a की घात 1 कम हो जा रही है, a की घात n माइनस 1 b की घात 1। फिर nc 2 आ रहा है तो b की a की घात कितनी कम हो रही है, 2 कम हो रही है, तो nc 2 a टू द पावर n माइनस 2 और b की घात इतनी बढ़ती जा रही है जितनी है, b की घात इतनी है जितना ही नीचे वाला है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये a प्लस बी की घात n का फॉर्मूला हमने बना लिया। इसी में किसी ने ये ढूंढा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, आठवां पद, उन्होंने कहा 8वें पद से बात नहीं बननी, 8 प्लस 1वां पद उसने देखा तो बड़ा अच्छा सा निकल के आया ये, बिल्कुल सेट पैटर्न 8 प्लस 1वां NCR a की घात n माइनस r और b की घात r, इसे ही कह दिया उसने जनरल टर्म, क्योंकि सबसे आसानी से यही निकल रहा है। उसने कहा पूरे द्विपद प्रमेय को हम इस पे अगर सिग्मा लगा दें तो देखो कितनी बढ़िया, r की वैल्यू 0 से शुरू करो और n तक जाओ, अपने आप पूरा प्रसार निकल के आ रहा है। ये मैंने आपको करके भी दिखाया, घात 3 लेके मैंने r के मान 0 से 3 तक जब गया तो a प्लस बी की घात 3 का सूत्र निकल आया आप लोगों को। इसका मतलब सारी चीज़ें जब आपस में समायोजित हुई, क्योंकि रिसर्च तो ऐसे ही होती है, फिर लास्ट में ये निकल के आया भाई a प्लस बी की घात n जो है वो होता है r का मान सिग्मा से 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा n तक, और यहाँ लिख देंगे NCR a की घात n माइनस r b की घात r, और r का मान 0 से शुरू करो यहाँ तक जाओगे तो प्रसार निकल कर आ जाएगा और हो गया आपका फार्मूला तैयार। फार्मूला ऐसे ही बनते हैं, फार्मूला कुछ नहीं होता है, एक बहुत बड़ी थ्योरी होती है, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है, उसको हल करके एक छोटा रूप दे दिया जाता है जिसमें मान लगाने पे आपका उत्तर उस बड़ी वाली कैलकुलेशन के समान ही आता है, उसे ही कहते हैं हम फार्मूला। ठीक है, वरना तो हम पास्कल ट्रायंगल से पहुंच जाएंगे ना भाई, 5 तक पहुंच जाएंगे तो 6 तक भी तो पहुंच जाएंगे। n बराबर 6 लेके a प्लस बी की घात 6 का प्रसार कहा तो n बराबर 6 के लिए कोई बड़ी बात नहीं मानी है, ट्रायंगल बनाएंगे 5 और 1 6 या 15 या पहुंच जाएंगे, 7 का भी निकाल देंगे, 8 का भी निकाल देंगे, सब निकाल देंगे। लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए जो लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज होती है आपने देखा होगा तो वो लोग बहुत ज़्यादा बताते हैं, और जिनके पास कम नॉलेज होती है वो बहुत थोड़ा बताते हैं। फॉर्मूला बताया, वैल्यू पुट करी, आपने कैलकुलेशन करी, आपका आंसर आ गया, आप भी खुश वो भी खुश, एग्जाम वाला भी कुछ कॉपी चेक करते हो, आपका 100 नंबर आ गया। लेकिन आप जब कंपटीशन में बैठे, IIT के या CPMT के, जो भी आप कंपटीशन में बैठोगे, SSC के, रेलवे के, वहाँ पर तो वो लोग जानते हैं ना पेपर बनाने वाले कि हमें दिमाग रखने वाला चाहिए या IQ वाला चाहिए, तो वो आप लोगों में से वो बच्चे ढूंढने के लिए, जो बच्चे समझ के पढ़ते हैं, वो सवाल का पैटर्न ही कुछ इस तरह से बनाते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर नहीं आता है। ये जो बीच में से छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको उठाकर वो सवाल एक बना देते हैं, वहाँ पे फिर बच्चा वहाँ पर फंस जाता है। इसलिए बुक के अंदर जितना लिखा है वो मिनिमम है, वो सारा आपको सीखना है। एक एक काला अक्षर कोई भी भैंस के बराबर नहीं है इसमें, ठीक है, सारे काले अक्षर ये सब मैना के बराबर हैं। आप इन्हें बहुत आराम से तसल्ली से एक एक शब्द पढ़ें, तो ये जितनी बातें हमने आपको यहाँ बताई हैं वो सारी बातें आपको ऐसे लगेंगी कि सब आपको आती है। आज जाकर पूरी थ्योरी इसकी पढ़ लेना, ठीक, नोट करें।